नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कानके संथुराई के बीच 40 वर्ष बाद एक बार फिर से शुरू हुई नौका सेवा। प्रधानमंत्री आज मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ करेंगे। इजराइल से 235 भारतीयों को लेकर ऑपरेशन अजय के अंतर्गत दूसरी उड़ान आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कहा, इजराइल की कार्रवाई किसी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि आत्मरक्षा में है। फिनलैंड में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन के सिंगल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना चीन की वांग ची से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच नौका सेवा 40 वर्ष बाद आज से फिर शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्य मंत्री ईवी वेलू और रघुपति ने पहली फेरी सेवा को वर्चुअली रवाना किया। यह नौका श्रीलंका के कानकेसंतुराई बंदरगाह पहुंचने में 3 घंटे का समय लेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सेवा से भारत और श्रीलंका के राजनयिक और आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम भारती ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का उल्लेख किया है और दोनों देशों के बीच आर्थिक भागीदारी संबंधी दृष्टिपत्र में भी भारत और श्रीलंका के लोगों के लिए संपर्क सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2015 में दिल्ली और कोलंबो के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत हुई थी और श्रीलंका से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की सीधी उड़ान की शुरुआत ऐतिहासिक सुविधा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश वित्तीय, तकनीक और ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा ग्रिड आपसी संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसका उद्देश्य विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेरी सेवा को शुरू कर दोनों देशों की जनता की आकांक्षाओं को कार्य रूप दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाफना के पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी है। श्रीलंका के मंत्री डी सिल्वा ने कहा कि फेरी सेवा शुरू होने से दोनों देशों की जनता के बीच संबंध बेहतर होंगे। श्री डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण व्यक्तित्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्तरी श्रीलंका के लोग बोधगया सहित भारत के अन्य स्थान की यात्रा के इच्छुक है। श्री डी सिल्वा ने श्रीलंका में 60 करोड़ रुपए की लागत से बने बंदरगाह के लिए भारत की सहायता के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीलंका के तलाईमन्नार और भारत में रामेश्वरम के बीच भी सेवा जल्दी शुरू होगी। पत्तन राज्य मंत्री ईवी वेलू ने कहा कि नागापट्टिनम बंदरगाह से श्रीलंका और सिंगापुर के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 12मासी यात्री नौका सेवा से दोनों देशों के लोगों के लिए सालों भर आवाजाही आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत में इस सत्र का आयोजन लगभग 40 वर्ष बाद हो रहा है। पिछली बार इसका आयोजन नई दिल्ली में 1983 में 86वें सत्र के लिए हुआ था। समिति के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इस सत्र में समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक, कई मशहूर खिलाड़ी और खेल संघों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सूचना प्रसारण, युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मुंबई में जाने माने खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इन बैठकों में क्रीड़ा, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान प्रदान हुआ ताकि भारतीय एथलीटों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन को बेहतर बनाया जा सके। प्रशिक्षण के तौर तरीकों तथा उपकरण को बेहतर बनाने के लिए साझा अनुसंधान किया जा सके और अन्य क्षेत्रों की तरह खेल में भी डिजिटल कोचिंग और प्रशिक्षण का उपयोग किया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 9वें G20 संसदीय पीठासीन अध्यक्षकों की बैठक में P20 के अंतिम
दिन अपना समापन भाषण देंगे। यह बैठक नई दिल्ली के यशोभूमि में हो रही है। बैठक के दूसरे दिन लिंग समानता, महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास तथा सार्वजनिक डिजिटल मंचों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन विषयों पर 2 सत्र में चर्चा की जाएगी। बैठक के समापन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्राजील को P20 की अध्यक्षता सौंपेंगे। P20 की 2 दिन की बैठक कल नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। G20 संसदीय पीठासीन अध्यक्षकों की 9वीं बैठक के पहले दिन कल G20 देशों की संसद के पीठासीन अध्यक्षकों ने देशों ने संयुक्त वक्तव्यों को सर्वसम्मति से पारित किया। इस वक्तव्यों में इन देशों की G20 प्रक्रिया में प्रभावी और सार्थक संसदीय योगदान देने के लिए मिलकर काम जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। संयुक्त वक्तव्यों में कहा गया है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव समेत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संसदीय कूटनीति और संवाद को बढ़ावा देगी। बैठक में उपस्थित पीठासीन अध्यक्षकों ने लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम पारित किए जाने के लिए भारतीय संसद को बधाई दी। शाम के समय P20 देशों के प्रतिनिधि संसद भवन परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कल पीएम गति शक्ति के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पीएम गति शक्ति संकलन जारी किया। इस संकलन के 8 उपयोग के क्षेत्र खंड में जो देश भर में पीएम गति शक्ति के अत्यंत फायदों और असीम स्वीकृति को प्रदर्शित करते हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और लॉजिस्टिक्स, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की सुमिता दाउरा इस अवसर पर उपस्थित थे। पिछले 2 वर्षों में पीएम गति शक्ति 7,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेस वे की योजना बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की अगवानी की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत लौटे सभी यात्रियों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। कल ऑपरेशन अजय की पहली उड़ान से 212 भारतीय नागरिकों को इजरायल से दिल्ली लाया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इजरायल से स्वदेश वापसी के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय की घोषणा की थी। यह निर्णय इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का राजधानी कोहिमा के फ्रीबागेई में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से स्वस्थ और खुशहाल भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि को बल मिलेगा। इस अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की स्थापना सस्ती चिकित्सा सुविधा के लिए जारी दृष्टिकोण 2030 को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इजरायल की कार्रवाई किसी प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि आत्मरक्षा में है। कल कतर के प्रधानमंत्री के साथ एक साझा संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमास ने भीषण आतंकी हमला कर 1300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए इजरायल को गाजा में अभियान चलाना पड़ा है। श्री ब्लिंकन ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना एक जटिल काम है, क्योंकि आतंकी गुट हमास अब भी आम लोगों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और फिलिस्तीनी नागरिकों को दक्षिणी गाजा जाने से रोक रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कतर सहित अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर मानवीय सहायता पहुंचाने के प्रयास कर रहा है। श्री ब्लिंकन ने कहा कि आम लोगों को कोई नुकसान न हो, इसके लिए हर संभव सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन इजरायल के साथ जो हुआ है वैसी परिस्थिति में कोई भी देश वही करेगा जो इजरायल कर रहा है। श्री ब्लिंकन ने हमास की आतंकी कार्रवाई की निंदा की और कहा कि अमेरिका इजरायल को आत्मरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी सहायता देगा। श्री ब्लिंकन ने कल जॉर्डन के नरेश और फलस्तीन के राष्ट्रपति से भी जॉर्डन में मुलाकात की।
अफगानिस्तान में कल उत्तरी भाग में एक मस्जिद में हुआ आत्मघाती विस्फोट में कम से कम 7 लोग मारे गए और 15 घायल हुए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।